तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्वेश्चन दिया था होमवर्क, वो था 6th नंबर, बड़ा क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था उसको आप अरेंज कर लेना। हालांकि मैंने होमवर्क तो और भी दिए थे आपको, लेकिन उसकी हम बात करते हैं। पहले 6th नंबर बड़ा क्वेश्चन था, अरेंज कर लेना। ये अरेंज कर दिया मैंने, एक बार आप क्रॉस टेली भी कर लें, इससे पूरा अरेंज कर दिया मैंने। ठीक है, टोटल भी लगा दिया है। टोटल लगाने के बाद इधर आया नोशनल प्रॉफिट, 2 केस में नोशनल प्रॉफिट आया है और 2 केस में नोशनल लॉस आया है। कैलकुलेशन देख लेना कहीं टोटल मिस्टेक हो, लेकिन कंसेप्ट समझ लेना कि क्या होगा। तो लॉस तो मैंने कहा था डायरेक्टली कहां ट्रांसफर कर देना, पीएनएल। प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से लॉस इज डायरेक्ट रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये ज्यादा भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कम भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉफिट आप सारा पीएनएल में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट हम आगे ले आते हैं, नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आगे नहीं ले जाएंगे, सिर्फ वो प्रॉफिट आगे लाएंगे। अब इन प्रॉफिट पर हम हमारा कंसेप्ट लगा देंगे, कितने परसेंट वर्क कंप्लीट हुआ उसके हिसाब से 1/3 2/3 वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड कितना है, 17.41। 17.41 कहीं वर्किंग कर देता हूं मैं इसकी, ये नीचे की जगह पे 17.41। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है इसकी, 23.20। तो कितना परसेंटेज हो गया ये आपका, 17.41 डिवाइडेड बाय 23.2, यानी ये हो गया 75% लगभग। ठीक है, और दूसरे केस में कितनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 14.40। और यहां वर्क सर्टिफाइड कितना, 13.26 है। तो 13.26 डिवाइडेड बाय 14.4, ये हो गया आपका 92% हो गया। तो लगभग 90 से भी ज्यादा हो गया। तो 75% केस में तो आप क्या लिख देंगे, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 723 द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड अप टू 75%, सो द फॉलोइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पीएनएल में ट्रांसफर, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू केस रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। केस रिसीव्ड पीछे दिया था, प्रोग्रेस पेमेंट 9.57, केस रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड 17.41, 6.1 into 2 divided by 3 into 9.57 divided by 6,70,000, 6.7 into 2 divided by 3 into 9.57 divided by 17.41। तो 2.46 ये चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी बचा हुआ जो है 4.24 ये आप ले जाओगे वर्क इन प्रोग्रेस। इसका हिसाब क्लियर। अब इसकी बात करते हैं। इसके बारे में ये बताना चाहता था मैं इस क्वेश्चन में कि भाई यहां पर मोर देन 90% वर्क कंप्लीट हो, और जब मोर देन 90% वर्क कंप्लीट हो तो फिर ये 2/3 1/3 वाले नोशनल प्रॉफिट वाले फॉर्मूला नहीं लगते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था, आप उस पेज पे आए 9.2 पे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है सर, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ये होता है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो दे रखी है क्वेश्चन में, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसकी है आपका 14.40 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस कितने हैं इसके टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। शुरू में बजट बना लिया था इन्होंने कि 14,40,000 का कॉन्ट्रैक्ट लिया, और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑन कंप्लीशन, कंप्लीट होने तक की कॉस्ट एस्टिमेटेड 11.52 है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेते समय ही इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आएगा इनका, तो 14.4 माइनस 11.52 यानी लगभग 2.88 एस्टिमेट। ऐसे एस्टिमेट प्रॉफिट निकलता है, यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और टोटल कॉस्ट अप टू द डेट ऑफ कंप्लीशन, जो हो गई वो भी और जो होने वाली है वो भी, टोटल निकाल। तो डायरेक्ट दे रखी थी इसलिए डायरेक्ट ले ली मैंने। अब वो फार्मूला जो है आप देखो उस फार्मूले को, उसमें से कौन सा लगाना है, तो उसमें से हमेशा सेकंड बी वाला लगाना है, बी वाला फार्मूला लगाना है। तो 2.88 एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, इस पर सेकंड नंबर फार्मूला हम लगाते हैं। तो सेकंड नंबर वाला फार्मूला क्या है,
वो फॉर्मूला ये है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट 2.88, आप फॉर्मूला जरूर लिख लेना, मैं डायरेक्ट फिगर लिख रहा हूं। एस्टिमेट प्रॉफिट ये आया आपका टोटल मिलाकर, और वहां फॉर्मूले में लिखा है वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट पे। ये प्रॉफिट तब होगा जब पूरा काम करोगे, यानी पूरे 14.40 पर प्रॉफिट है ये, 14.40 पर हुआ ये। लेकिन अभी हमने काम इतना काम कर लिया, अभी तो हमने सिर्फ 13.26 ही वर्क किया, तो फिर प्रॉफिट पूरा रिकॉग्नाइज कैसे कर सकता हूं? तो प्रोपोर्शन, ये फॉर्मूला कैसे बनाओ समझा रहा हूं कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमेशा ओवरऑल पे होगा, तो डिवाइड ओवरऑल से कर दो इनटू वर्क सर्टिफाइड से कर दो, कितना 13.26। तो आपका 2.88 जो प्रॉफिट था वो 14.4 की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे था, उसमें से 13.26 पर कितना, ठीक है, 2.88 इंटू 13.26 डिवाइडेड बाय 14.4, तो यह है 2.65। ठीक, अब ये आया प्रोपोर्शनल प्रॉफिट आपका अप टू वर्क डन, जितना काम हुआ उतना प्रॉफिट। लेकिन इसमें से भी कैश पूरा कहां रिसीव हुआ, कैश तो कम आया ना, तो ये प्रॉफिट जो आया है ये आया आपका वर्क सर्टिफाइड पे, 326 पे आ गया ये प्रॉफिट, इस 1326 में, सॉरी, और 1326 में से कैश कितना रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ सिर्फ 9 लाख। ऐसे बनाया फॉर्मूला, यानी इसमें प्रोपोर्शनल प्रॉफिट भी आ गया और कैश रियलाइज प्रॉफिट भी आ गया, तो डिवाइडेड बाय 13.26 इंटू 9 यानी 1.8, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी बचा हुआ 4.28 में से बाकी जाएगा 2.48 ही जाएगा वर्किंग। ये अल्टीमेट कंसेप्ट है और ऐसे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक, तो मैंने ये कहा था अरेंज कर लेना, नीचे का पार्ट मैं समझाऊंगा, मुझे ये बात समझाना थी खास तौर से कि एस्टिमेट प्रॉफिट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो एस्टिमेट प्रॉफिट वाले क्वेश्चन आगे भी आएंगे और बड़े भी आएंगे, ये छोटा सा है जिसमें मेन ऐसे होता है। अब दूसरी बात, जिन क्वेश्चन में लॉस आए, जिन क्वेश्चंस में लॉस आएगा उन क्वेश्चन में आपको एक बात और सोचना पड़ेगी। लॉस दिया है, जैसे क्वेश्चन यहां खत्म हो गया, पीएनएल में डाल दिया, लॉस खत्म, लेकिन जिन क्वेश्चन में अगर आपके पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट या एस्टिमेट लॉस वाले फिगर हैं तो आपको वहां चेक करना है। लॉस वाले केस में भी, लॉस वाले केस में, तो इन दो केसेस में मैं देखता हूं जरा कि कितना एस्टिमेटेड लॉस था। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 729 एंड कॉन्ट्रैक्ट नंबर 731, इन दो केसेस में कितना दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसमें 10.08 और दूसरे में 28.80 और कॉस्ट कितनी है 21, तो उसमें तो प्रॉफिट ही दिख रहा है, और प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से हम प्रॉफिट तो रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते। तो छोड़, जहां आपको देखने से लग जाए कि स्टार्टिंग से लॉस है, यहां तो एस्टिमेटेड लॉस आ रहा है, 10.08 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना है, कॉस्ट टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है 12.60। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेते समय ही आपको तय था कि आपको इतने का लॉस हो सकता है, एस्टिमेटेड लॉस, ये लॉस हो सकता है आपको। तो इस लॉस में से आपको क्या करना है, एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट 1.27 तो ऑलरेडी आप रिकॉग्नाइज कर चुके हो पीएनएल में इस ड्यूरिंग द ईयर में, तो ये तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिकॉग्नाइज इन पीएनएल ड्यूरिंग द ईयर। बैलेंस जो बचता है आपका 2.52 माइनस 1.27 1.25, ये आपका एस्टिमेटेड लॉस है, एस्टिमेटेड फ्यूचर लॉस। अभी तक आपका इतना लॉस तो हो ही चुका है, टोटल लॉस इतना होना था कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने तक, लेकिन उसमें से इतना लॉस तो हो चुका है अभी तक, इस साल तक, और अगले साल और काम करेंगे तब और होगा। तो प्रूडेंस कंसेप्ट क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉसेस टू बी प्रोवाइडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन करंट पीरियड, जैसे टैक्स एक्सक्लूजन नहीं बना था, तो ऐसे, यानी ये एस्टिमेटेड फ्यूचर लॉस है, एस्टिमेटेड फ्यूचर लॉस शुड बी प्रोवाइडेड इन करंट ईयर। तो उसके लिए एंट्री होगी, प्रोविजन कैसे बनता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा, लॉसेस कहां जाते हैं, लॉसेस हमेशा जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, टू प्रोविजन फॉर लॉस, प्रोविजन फॉर लॉस, जैसे टैक्स प्रोविजन बनाते हैं वैसा।
और अगर इन फ्यूचर लॉस नहीं हुआ प्रॉफिट हुआ तो इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे वापस, अभी डेबिट किया बाद में क्रेडिट कर देंगे। तो अब देखो ध्यान से कि आपका पीएनएल में 1.27 तो डेबिट हो ही गया और इस एंट्री से एक और डेबिट हो गया, यानी पूरा लॉस प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो हर बैलेंस शीट डेट पे हम एक्सपेक्टेड लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज इन पीएनएल अकाउंट, ये कंसेप्ट हमेशा लगाते हैं। अच्छा, इसकी एंट्री कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहीं नहीं होगी क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो कहीं एंट्री नहीं, ये अकाउंट बंद कर दिया मैंने, ये तो अलग से शो करना है आपको वर्किंग नोट में। इस क्वेश्चन की खास बात है और ऐसा कैसे 7th क्वेश्चन में भी मिलेगा आपको। तो अब 7th क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं करवाऊंगा, आप करके बताएंगे जब मैं चेक कर लूंगा इसको, ठीक है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 5th नंबर क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्टर who prepares his accounts on 31st December each year commence a contract on 1st April। अब ध्यान से देखो, डेट बहुत इंपॉर्टेंट, ईयर एंड करता दिसंबर में और कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ अप्रैल 90 में, तो अप्रैल से अगर स्टार्ट होगा क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो यहां पर पीरियड होगा 1st अप्रैल 90 टू 31st दिसंबर 90। इस बार क्वेश्चन आपका 9 महीने का है, बस यहां गलती कर देते हैं बच्चे को, ऐसी जगह पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या लिखा है, द कॉस्टिंग रिकॉर्ड कंसर्निंग द सेट कॉन्ट्रैक्ट रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31st दिसंबर 90। मटेरियल चार्ज एट साइट, चार्ज करना मतलब डेबिट करना, तो मटेरियल एट साइट, मटेरियल चार्ज एट साइट, तो चार्ज करने का तो मटेरियल साइट नहीं होता, मटेरियल इश्यूड, आपने वहां इतना सारा मटेरियल पहुंचाया 2,58,100 का। लेबर, लेबर कितनी 5,65,000, 5,60,500। ये 2 बाय का यूज स्पेलिंग तुम लिख देना, टाइम कम रहता है, अदरवाइज वीडियो बड़ा बनेगा, 2 भी लिखूंगा और सब लिखूंगा। फॉरमैन सैलरी, फॉरमैन सैलरी, फॉरमैन सैलरी कितनी 79,300। तो इतना आसानी से 3 चीज की, एग्जाम में वैसे आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ही स्टार्ट करना है। मुझे तो पता है क्या लिखा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया और टाइम बचाने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी आप पहले क्वेश्चन को शांति से पढ़ें, 5 मिनट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने, जो पढ़ता अच्छे से उसका करना भी अच्छे से होता है। प्लांट कॉस्टिंग 260 हैड बीन ऑन साइट फॉर 160 डेज, 46 डेज। एक प्लांट वहां पर था, तो इस पर हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। 2,60,000 रुपए का प्लांट है, 146 दिन वहां रहा। अब यहाँ लीप ईयर के चक्कर में मत पड़ जाना, कोई सा भी ईयर दिया हो 362 से डिवाइड कर देना। और डेप्रिसिएशन की रेट क्या, तो देयर वर्किंग लाइफ इज 7 years एंड स्क्रैप वैल्यू इज 15,000। तो परसेंटेज नहीं दिए हैं, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू है 15,000 और लाइफ है 7 years। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा 2,60,000 में से 15,000 माइनस करके 7 years का 35,000 डेप्रिसिएशन आया पर एनम। ये 365 दिन का आया, इसमें से 146 दिन का कितना, तो 14,000, 14,000 रुपए ये डेप्रिसिएशन आ गया। समझा बात। तो अब मैंने क्या करा, प्लांट नहीं लिखा इधर 2,60,000 और मैं इधर प्लांट एट साइट लिखूंगा, ये लिख लिया। और अगर पूरा लिखता तो क्या लिखता, फिर मैं यहाँ ये नहीं लिखता, फिर मैं लिखता 2,60,000 इधर लिखता और 2,60,000 में से 14,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करके और 2,46,000 यहां लिख देता हूं। अब बताओ आप, तराजू फिर बराबर होता, ये इधर लिखता ये इधर लिखता तो भी 14,000 डेबिट हो जाते ना। तो या तो पूरा प्लांट इश्यूड लिखो और इधर फिर प्लांट एट साइट लिखो, इसको बोलेंगे प्लांट एट साइट, इसको लिखेंगे प्लांट इश्यूड। और सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया, ये भी ना लिखो ये भी ना लिखो, आप तो सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखो, सबसे बड़ा काम। A supervisor who is paid 4,000 per month devote approximate 3/4 of his time to this contract। तो 4,000 रुपए पर मंथ से सुपरवाइजर सैलरी 4,000 पर मंथ। अब यहां ध्यान रखना है क्वेश्चन 9 महीने का है, 9 महीने की सैलरी और 2/3 ऑफ हिज टाइम, 2/3 नहीं सॉरी कितना 3/4 ऑफ हिज टाइम,
3/4 ऑफ इस टाइम डिवोटेड, अपना टाइम 3/4 यहाँ डिवोट करता है, तो 36,000 का 3/4 यानी कि 27,000 सैलरी यहां जाएगी। बाकी वो किसी और कॉन्ट्रैक्ट को सुपरवाइज करता होगा, वहां जाएगा। ठीक है, फिर आगे द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,40,000। एडमिनिस्ट्रेशन एंड, अब ये ना तो पर एनम दिए हैं ना कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम तो इसको ये मानेंगे कि ड्यूरिंग द पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होंगे। फॉर द ईयर फ्रंट लिखा। मटेरियल इन हैंड ऑन साइट ऑन 31 दिसंबर 25,400। मटेरियल एट साइट जो है, मटेरियल एट साइट 25,400 रुपये। Some of the material costing 4,500 were found unsuitable and was sold for 4,000। इस मटेरियल में से, ये मटेरियल इश्यू किया था, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। मैंने कहा था चोरी जा सकता है, लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लॉस बाय फायर भी हो सकता है, कुछ भी, तो क्रेडिट वर्ड गोस आउट गया ना। कंस्ट्रक्शन पे कंज्यूम तो नहीं हुआ, तो जो चीज कंस्ट्रक्शन पे कंज्यूम नहीं हुई उसको हटाना पड़ेगा ना, तो हटा देते हैं। जैसे मटेरियल रिटर्न हटाते हैं, वैसे यहां पर अनसुटेबल था, आपने इसको बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आपने बेच दिया 4,000 रुपए में, जबकि इसमें कितने से इंक्लूड था, इसकी कॉस्ट इसमें कितनी इंक्लूड से 4,500। तो डेबिट 4,500 किया और क्रेडिट 4,000 किया। अगर बचे हुए 500 का कुछ भी नहीं करोगे तो 500 रुपए यहीं डेबिट रह जाएंगे ना, मतलब वो लॉस रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इसमें लॉस यानी वो लॉस कॉन्ट्रैक्ट का लॉस हो जाएगा, जबकि वो मटेरियल खराब था, कॉन्ट्रैक्ट पे यूज ही नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट का लॉस थोड़ी ना है, इसलिए आप उसको यहां से हटाओ। एबनॉर्मल लॉस है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो तराजू बराबर करना है। तो इधर कॉस्ट कितने से इंक्लूड है? इसमें 4,500 की कॉस्ट का था, बेचा कितने में? 4 में, तो 500 रुपए और लिखना पड़ेंगे नहीं? कहां ट्रांसफर होंगे? लॉस ऑफ मटेरियल, इस तरीके से बराबर। डेबिट हुआ इसलिए क्रेडिट किया मैंने, डेबिट ही नहीं होता तो क्रेडिट क्यों करता? तो हिसाब बराबर। तो ये लॉस यहां से पीएनएल में डेबिट चला गया, प्रॉफिट होता तो पीएनएल में क्रेडिट और यहां डेबिट आ जाता। तो ऐसे सोचना, तराजू बराबर करने के हिसाब सोचना है तो, या फिर पीएनएल में क्या करना वो सोचना, वहां डेबिट तो यहां क्रेडिट, वहां क्रेडिट तो यहां डेबिट। फिर आगे चलते हैं। ऐसे ही अब प्लांट के साथ हुआ। अब पार्ट ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 5,500, कितनी कॉस्ट का था इधर? 5,500 का, अनसुटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,000। 1,000 प्रॉफिट में बेचा। क्या करें इसका? कुछ करेंगे? अंडरलाइन करो, स्टार बनाओ, डी लिखो और अपनी कॉपी में नोट लिखो। इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लांट, नो ट्रीटमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बिकॉज टोटल प्लांट इज नॉट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। Hence, when plant return or plant stolen or loss of plant, plant cost will not be credited। समझ लो, जब मैंने 2,60,000 रुपए का प्लांट डेबिट किया, 2,60,000 का प्लांट था, डेबिट किया क्या? जैसे मटेरियल मैंने डेबिट किया, इसलिए क्रेडिट भी किया। 2,60,000 का डेबिट ही नहीं किया, तो अब मान लो इसमें से कुछ रिटर्न कर दूंगा, तो क्रेडिट करूंगा क्या? क्यों करूंगा? कुछ लॉस हो गया तो क्रेडिट क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने डेबिट तो कुछ किया ही नहीं ना। मैंने तो डेप्रिसिएशन क्या लिखा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर लिखा ना, प्लांट आना लिखा, तो फिर प्लांट जाना भी क्यों लिखूंगा? मटेरियल आना लिखा था इसलिए जाने का लिखा है, लेकिन प्लांट आने का नहीं लिखा तो जाने का क्यों लिखूंगा? हाँ, अगर मैं ये ट्रीटमेंट नहीं करता 14,000 और वो वाला ट्रीटमेंट करता कि इधर 2,60,000 प्लांट के लिखता, तो फिर मुझे इधर जैसे ये लिखा ऐसे प्लांट का लॉस भी लिखना पड़ता। कितने कॉस्ट का था वो? 5,500। मतलब इधर तराजू में कितना था? 5,500, तो इधर भी क्या करना पड़ता? 5,500। कैसे भी करके तराजू बराबर, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। और उसको आपने प्रॉफिट पे बेचा, मतलब आपने तो 6,500 में बेच दिया, तो कैश कितना आता? 6,500। और 1,000 रुपए किधर लेता मैं? इस तरफ लेता, तो नेट कितना रह जाता? 5,500। और ये प्रॉफिट कहां चला जाता? पीएनएल। तो सेम ऐसा ट्रीटमेंट करता, तराजू बराबर होगा। 5,500 रुपए की कॉस्ट का इंक्लूड होगा, ये भी कॉस्ट है, और 5,500 का गुड्स गया मेरे पास से, प्लांट गया, तो क्रेडिट वर्ड गोस आउट, वो भी 5,500 से जाना चाहिए, या तो डायरेक्ट 5,500 लिख दूंगा। लेकिन बिका 1,000 प्रॉफिट पे, मतलब कैश कितने आए होंगे बाय कैश? 6,500, तो फिर मुझे 1,000 इधर लिखना पड़ेगा, सब बराबर। अभी मैंने कहा था लॉस है तो यहाँ, प्रॉफिट है तो यहाँ।
लेकिन मैंने प्लांट डेबिट ही नहीं किया, मैंने लिखा ही नहीं 2,60,000 का प्लांट, कहीं दिख रहा तुमको प्लांट डेबिट वर्क कम से कहीं लिखा? तो फिर मैं क्रेडिट कैसे लिख सकता हूं? अगर ये मैंने ऐसे लिख दिया मान लो, तो ये तो आपने इनकम क्रेडिट कर दी, जबकि आपका प्लान डेबिट ही नहीं हुआ, तो आपने तो उल्टा और 5,500 क्रेडिट रिकॉग्नाइज कर दिया प्रॉफिट, जबकि आपका प्लांट लिखा हुआ ही नहीं। तो ध्यान रखना, प्लांट के बारे में मैंने बताया पहले भी, रोज बोल रहा हूं मैं कि प्लांट के सारे ट्रीटमेंट तब होते हैं जब प्लांट डेबिट करते हो ना, तो ये क्रेडिट वाले ट्रीटमेंट होते हैं कि प्लांट रिटर्न कितना कर दिया, प्लांट स्टोलन कितना हो गया, प्लांट एट साइट कितना है। और जब हम सीधे डेप्रिसिएशन लिखते हैं तो ना इधर प्लांट डेबिट करना है 2,60,000 का, ना इधर 5,500 का क्रेडिट करना है, और ना प्लांट एट साइट बचाना है, कुछ भी नहीं करना है। ये अच्छा ट्रीटमेंट है ना, तो ये आप नोट कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 22 लाख बट इट वाज एक्सेप्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर 20, यानी बार्गेनिंग जो है वो 20 पे आई, तो हम 20 ही मानेंगे, 22 क्यों मानेंगे? ऑन 31 दिसंबर 2/3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट, जितना काम था उसका 2/3 कंप्लीट हो गया, वर्क डन। आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट हैड बीन इशूड कवरिंग 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट 50% का दिया, जबकि काम 2/3 हुआ, 2/3 मतलब 66%, और आर्किटेक्ट ने दिया कितना? 50%। ये लाइन इसलिए लिखी ताकि आप समझ जाओ कि जब काम ज्यादा हुआ तो सर्टिफिकेट कम का क्यों, इसका मतलब बाकी का अनसर्टिफाइड हुआ, वर्क 2/3 हुआ और सर्टिफिकेट 50% का है, मतलब बाकी का अनसर्टिफाइड, जिसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, काम तो हो चुका है, ठीक है। एंड 750 हैड सो फार बीन पेड, ये तो प्रोग्रेस पेमेंट है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, शो हाउ मच प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह, और लास्ट में का वर्किंग शुड बी क्लियरली गिवन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टाइम बेसिस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल इस तरह से। तो पुराना ओपनिंग कुछ भी नहीं है, पहली बात। नया कॉन्ट्रैक्ट था, मटेरियल लिख दिया मैंने, लेबर लिख दी मैंने, ओवरहेड्स लिख दिए, डेप्रिसिएशन लिख दिया, जो जो आया सब लिख दिया मैंने, क्रेडिट में जो आया वो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या लिखते हैं इसके बाद? इसके बाद हम लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। कहाँ है? ढूंढ के लाओ, 2 मिनट सोचो। अभी तक के क्वेश्चन में उसमें अंतर क्या है? इस क्वेश्चन को आईएमपी लिखना। अभी तक के क्वेश्चन में उसमें ये डिफरेंस है कि बाकी सब में आपको वर्क सर्टिफिकेट बड़े इजीली अवेलेबल था, लिख दिया आपने, वो कैसे आया आपको सोचने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यहां गायब है। कैसे निकालना है? तो क्या करेंगे हम, पहले यहां पर निकालते हैं कॉस्ट अप टू डेट। मैं अभी इसको WIP नहीं लिखता हूं, पहले ये लिखता हूं, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अभी तक मेरे कितने एक्सपेंसेस लग चुके हैं, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर 2,58,100, 5,60,500, 79,300, 14,000, 27,000 एंड 1,40,000, 10,78,900 रुपए का खर्चा कर चुका हूं। इतना एक्सपेंसेस हो चुका है। इसमें से इतना माइनस कर देता हूं क्योंकि इतना अभी कंज्यूम नहीं हुआ है, इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो एक्सपेंडिचर उसी को बोलते हैं जो कंज्यूम हो जाता है, जो बच जाता है उसको एक्सपेंडिचर नहीं बोलते। अपन रॉ मटेरियल कंजम्पशन पहले भी निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सीओजीएस में भी क्या कर देते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो एक्सपेंडिचर आप किसको बोलते हो, जो क्लोजिंग माइनस करने के बाद आता है। तो यानी इतने खर्चों में से इतने तो बचे हुए हैं, तो ये माइनस करता हूं 25,400। ये भी माइनस कर देते हैं क्योंकि इतना मटेरियल इस स्टॉक पे मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट पे कंज्यूम नहीं हुआ, वो आपने अनसुटेबल था तो बेच दिया, तो यूज कम हुआ, बेच दिया ना, तो आया हो गया, तो कंज्यूम कम हुआ। तो अल्टीमेट कॉस्ट 10,49,000 लगी होगी। ये मैंने बीच में एक ब्रेक आउट लगा दिया। इस कॉस्ट को मैं आगे ले जाता हूं, कॉस्ट अप टू डेट, अभी तक कितना खर्चा हो चुका है, कॉस्ट अप टू डेट फॉर 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड। कितना काम पूरा हो गया, इतना पैसे लगा के 2/3 काम हो चुका है ना। तो ये आगे मतलब वापस उसी पोजीशन पे आ रहे हैं हम। अब इसमें से वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, वो कितना, तो वही चीज जो ऊपर लिखता मैं नीचे लिख दी, कोई नई बात नहीं करता हूं, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि किस क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, आप कर नहीं भी करो, डायरेक्ट WIP ऊपर लिख दोगे तो भी चलेगा, है ना।
और WIP अगर ऊपर लिख दिया होता मैंने तो WIP छिपा के बाकी का प्लस माइनस कर देता तो कॉस्ट अप टू डेट आ जाती है। अब वर्किंग नोट ध्यान से सुनना, बस इसी के लिए क्वेश्चन करवाया है। कॉस्ट ऑफ 2/3 वर्क, 2/3 वर्क की कॉस्ट आपकी 10,49,000 आई। कितने? 10,49,000। अब क्वेश्चन ये है कि वर्क सर्टिफाइड का वैल्यूएशन किस पे होता है? इसका वैल्यूएशन होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर, और इसका वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस पर। दोनों में फर्क है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर होता है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड वैल्यूड एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कितनी? 20 लाख। तो 20 लाख का 50% 10 लाख, तो ये 10 लाख रुपए लिख देता हूं। ठीक है, 20 लाख है ना, 20 लाख। तो इसका वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर होता है, इस बात का ध्यान रखना। इसका वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर होता है तो 10 लाख हो गया डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं। 50% वर्क सर्टिफाइड हो, लेकिन अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पर होता है। अब आप कहोगे कि सर 2/3 वर्क कंप्लीट है, मतलब 66.6666% कंप्लीट है और 50% का सर्टिफिकेट मिल गया, तो इसका मतलब अनसर्टिफाइड कितना हुआ? 16.6666%। ये हुआ ना, 66% काम हो चुका था, उसमें से 50% का सर्टिफिकेट मिल गया। इसका 50 नहीं, टोटल का 50, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50, यानी टोटल 100% का 50। तो 66% ऑफ टोटल कंप्लीटेड, 50% ऑफ टोटल और 16% ऑफ टोटल। ये बात टोटल पे ही तो हो रही है, इसका 50% थोड़ा ना, इसका 50% आएगा तो 33% ही आ जाएगा। तो 66% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड, 50% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड, इट मीन 16% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टिफाइड। तो इसको निकालना है। तो क्या मैं अब 2 मिनट आप वीडियो रोक के और पहले निकाल के बताओ मुझे कि इसकी प्राइस कैसे निकाली जाए। तो आप में से 99% क्या करेंगे कि सर 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 20 लाख का 16% अनसर्टिफाइड है। जी हाँ, ऐसा क्यों नहीं कर पाएंगे जबकि टोटल कॉन्ट्रैक्ट 20 का है? तो ऐसा कर देंगे तो इस अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर हो जाएगा, जबकि हमें इसका वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे करना है। तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अगर इतना आसान होता तो बहुत बढ़िया, 20 लाख का 50% ये हो गया, 20 लाख का 16% ये हो गया, बात खत्म। तो हमें ये लिखना है कि अनसर्टिफाइड वर्क वैल्यूड एट कॉस्ट। किस पे वैल्यूड होता है? कॉस्ट। तो कॉस्ट कहां से लाए? तो पूरे क्वेश्चन में कॉस्ट आपकी कहां से आएगी? यहीं से तो आएगी। तो कॉस्ट निकालनी इसलिए मैंने कि 10,49,000 कॉस्ट है। ये कॉस्ट कितने वर्क की है? ये कॉस्ट है आपकी 2/3 वर्क की। कितने वर्क की है? 2/3। 66 वर्क की कॉस्ट है ये 2/3 वर्क। तो उसमें से 16% की कॉस्ट कितनी? और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 2/3 के? या तो उल्टा कर दो 3/2, या फिर ऐसे 66.6666। तो 10,49,000 इज कॉस्ट ऑफ 66%, 2/3 वर्क। ये इतने की कॉस्ट है, जितने की होती है उससे डिवाइड करते हो, हमें जो निकालना होता है इनटू करते हैं। ये कंसेप्ट सब जगह चलता है। तो ये सीधे कॉस्ट आ जाएगी ना आपकी, क्या जाएगी? वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट आ जाएगी, डिवाइड बाय 66.66 सारे लगा देना आप, तो जितने आ रहे हैं, इंटू 16.6666। तो ये आ जाएगी आपकी 262,250। ये इसका वैल्यूएशन हो गया। बस ये मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का, सबसे इंपॉर्टेंट। ये हिंट समझना जरूरी थी कि 2/3 जब काम हो गया तो 50% सर्टिफाइड क्यों, बाकी का क्या? तो ये पार्ट आपको समझना था, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। ठीक है, अब आ जाएगा आपका नोशनल प्रॉफिट। तो नोशनल प्रॉफिट कितना हो जाएगा जरा देख लें हम। 250 बराबर है नहीं? ठीक है, नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा इसमें आपका
2,13,250 ये आ गया नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, 2,13,250। फिर इसके आगे नोशनल प्रॉफिट आगे ले जाना, पक्का मिटा देता हूं। अब नोशनल प्रॉफिट आगे जाएगा बाय नोशनल प्रॉफिट 213,250। ठीक है, ये तो यहां क्लोज हो जाएगा। इसमें से P&L में कितना ले जाना है और WIP में कितना ले जाना है, तो ये डिपेंड करेगा हमारा काम कितना हुआ। तो 2/3 वर्क लिखा हुआ है, 2/3 मतलब 66%, मतलब 50 से 90 के रेंज वाला काम हुआ ना, 50 से ज्यादा हुआ तो 2/3 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या फॉर्मूला है, याद करो फॉर्मूला, बार बार लिखने की आदत डालो उस फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है आपका क्या, P&L में कितना ले जाते हैं उस केस में हम नोशनल प्रॉफिट का 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट है 2,13,250, इसका 2/3 और कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड कितना दिया था नीचे 7,50,000 और वर्क सर्टिफाइड कितना है अपना 10 लाख। ठीक है, 10 लाख है ना, तो आपका ये हो जाएगा इंटू 2/3 इंटू 7.5 या 7.5 डिवाइड बाय 10। तो ये आ गया आपका 1,66,25 यानी इससे जस्ट हाफ, तो बाकी बचा 1,66,25 ये चले आएगा वर्किंग प्रोग्रेस। ठीक है, क्लियर, ये है कंसेप्ट। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इस लाइन पर अंडरलाइन कर लेना। 2/3 वर्क कंप्लीटेड 50% सर्टिफाइड, ये स्टार। इसके लिए हमें रिवाइज करना है इस क्वेश्चन को। एग्जाम टाइम हो सकता है पूरा रिवाइज ना करो, लेकिन आप ये वर्किंग नोट रिवाइज कर लेना, इस पे आर क्यू लिख लेना, ये रिवाइज जरूर करना है, इस क्वेश्चन की खास बात है। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर में सिर्फ 8th बचता है, प्लस आपके ये डाउट्स वगैरह या आंसर चेक करने का, फिर मैं अगले टॉपिक पर आऊंगा। तो आप यहां तक अपडेट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।